गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां चल रही है, जिसमें विशेष रूप से शहरी पंचायती राज संस्थाओं में 27% ओबीसी को शामिल करने के लिए 3 कानून में संशोधन किया जाएगा। 3 दिन के मानसून सत्र में बदल जाएंगे कितने कानून के नियम। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि यह सत्र कुछ खास होगा, क्योंकि इस बार पहली बार ई संसद यानी तकनीक का व्यापक इस्तेमाल होगा। यह निर्णय तब लिया गया कि ई विधानसभा के लिए सत्र से पहले सदन में इसका पूर्वाभ्यास किया जाएगा, ताकि गृह के हर सदस्य को इसकी जानकारी रहे। पेपरलेस कार्य पद्धति को अपनाने के लिए पेपरलेस कार्यालय और ई विधानमंडल लागू किया जाएगा। राज्य सरकार शहरी और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व और पदेन दोनों स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित करने के लिए 3 कानूनों में संशोधन करेगी। पंचायत राज स्थानीय स्वशासन निकाय 13 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विभिन्न विधेयक पेश किए जाएंगे। यह सत्र 13, 14 और 15 सितंबर को 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। 15वीं विधानसभा के पहले मानसून सत्र में गुजरात 3 कानूनों में अर्थात नगर निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम में समान संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेगा। राज्य पहले से ही स्थानीय स्व सरकारी निकायों में ओबीसी के लिए 10% सीटें और पद आरक्षित रखता है। मानसून सत्र के दौरान 15वीं विधानमंडल के मानसून सत्र से ई विधान आवेदन आधारित पूर्णतः कागज रहित कामकाज को अपने हाथ में लेने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दुनिया में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। मंदी की आशंका की वजह से यूरोप के देशों समेत यूके से जर्मनी तक बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखी गई है। कैसे पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। चीन, अमेरिका समेत ये देश भी पीछे। ग्लोबल आर्थिक संकट ने दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ाई है। खासकर कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल स्तर पर आर्थिक चुनौतियां ज्यादा बढ़ी हैं। कई देशों में मंदी की आशंका ज्यादा रही, जिसमें जर्मनी, यूके, अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। मंदी की आशंका के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। ग्लोबल स्तर पर आर्थिक संकट के कारण बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों लोगों की छटनी की है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी साउथ अफ्रीका में है। यहाँ बेरोजगारी दर 32.6% है। वहीं इराक में 15.55% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर बोस्निया और हर्जेगोविना है, जहां बेरोजगारी दर 13.3% है। अफगानिस्तान 13.3% रेट के साथ चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 6.3% है, जबकि भारत की बेरोजगारी दर 8% है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत में ज्यादा बेरोजगार हैं। हालांकि पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या 7 से 8 गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महंगाई की मार के बीच आम लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के कहना है कि तेल के दाम स्थिर रह सकते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का कहना है कि इंटरनेशनल सप्लाई अच्छी है, जबकि देश में सोयाबीन की कम फसल बारिश के कारण तनाव में है। फिर भी कंपनियों का दावा है कि खाद्य तेल कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के कम होने से FMCG कंपनियां चावल प्रोडक्शन को लेकर चिंतित है, क्योंकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नॉन बासमती राइस की फसल के लिए अच्छी बारिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन और मूंगफली की फसल के लिए मानसून क्रिटिकल है। ऐसे में कीमत में अभी बढ़ोतरी की संभावना कम है। हालांकि पिछले 10 दिनों के कारण अच्छी बारिश हुई है। भारत ने बड़े स्तर पर खाद्य तेलों का आयात किया है, जिससे इसकी कीमतें नहीं बढ़ेगी, लेकिन अल्प मानसून सोयाबीन फसल को प्रभावित करेगी, जिससे खपत प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कीमतें स्थिर रहने का अनुमान है। एक्सपर्ट को आशंका है कि सत्र के दूसरे और तीसरे तिमाही में ग्राहकों को खाद्य तेल समेत कुछ जरूरी चीजों पर ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी लगातार अपने बयानों
से चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय मूल के उम्मीदवार ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को किस मुद्दे पर घेरा, तो दूसरी ओर ट्रंप को लेकर विवेक ने क्या बात कही। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। पिछले महीने हुए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी विवेक रामास्वामी छाए रहे और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में भी उछाल आया है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं तो वह खुद उन्हें समर्थन देंगे। साथ ही अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि इससे देश को एकजुट रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि ट्रंप कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। रामास्वामी ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामले राजनीति से प्रेरित हैं। बता दें कि विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुलकर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। रामास्वामी ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट देना पसंद करूंगा जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हो। मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन ऐसा कर सकते हैं और न ही उनकी अन्य कठपुतलियां जैसे कमला हैरिस वगैरह। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। किसी भी विमान कंपनी को उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस कोड की जरूरत पड़ती है। ये कोड अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट संगठन के द्वारा दिए जाते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से एयरलाइंस कोड छीन लिया है। कौन है वो दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियां, क्या था मामला? भारत का विमान क्षेत्र इन दिनों लगातार डेवलपमेंट का गवाह बन रहा है। विमान क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाक्रमों के बीच दो विमान कंपनियों से एयरलाइंस कोड छीन लिए गए हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA सभी विमान कंपनियों को एयरलाइंस कोड जारी करता है। IATA दुनिया भर का विमान कंपनियों का संगठन है। सभी विमान कंपनियों को परिचालन के लिए यानी उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस कोड की जरूरत होती है। इस कोड में एक अल्फाबेट और एक डिजिट होता है। रिपोर्ट के अनुसार IATA ने घरेलू विमान कंपनियों गो फर्स्ट और जेट एयरवेज का एयरलाइंस कोड रिमूव कर दिया है। IATA ने गो फर्स्ट को G8 और जेट एयरवेज को 9W एयरलाइंस कोड दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियां लंबे समय से परिचालन से बाहर है और उनके विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं। इसी कारण IATA ने कोड को हटाने का फैसला किया है। विमान कंपनी गो फर्स्ट और जेट एयरवेज दोनों के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। PM मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना। कहां 30 लाख कामगारों को होगा फायदा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। देश के छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। यह स्कीम विश्वकर्मा जयंती पर यानी 70 सितंबर 2023 से लागू हो रही है। संयोग से इस दिन PM मोदी का जन्मदिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख कामदारों को लाभ देना है। 70 सितंबर को लॉन्च हो रही इस योजना को 3 मंत्रालयों MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय की ओर से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। इनमें सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा और उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। योजना के तहत तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। क्या है याचिकाकर्ता की दलीलें, आइए देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है। पांडे ने याचिका में कहा
कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट की उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का वित्तीय संस्थाओं को निर्देश, अपने कस्टमर से जरूर ले नॉमिनी का नाम। क्या है चौंकाने वाला ये खुलासा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से ये सुनिश्चित करने को कहा है उनके कस्टमर्स नॉमिनी या उत्तराधिकारी का नाम अवश्य घोषित करें। रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2021-22 तक बैंक में बिना दावे वाली रकम यानी अनक्लेम्ड डिपोजिट्स 48,262 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। वहीं सभी वित्तीय संस्थानों में बगैर दावे वाले रकम का वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए पार हो चुका है। वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, मैनुअल फंड, स्टॉक मार्केट समेत सभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम इस बात का ध्यान रखे कि जब वो कस्टमर के पैसे से डील कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य के बारे में भी सोचे और ये उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए उनके कस्टमर्स नॉमिनी का नाम और पता उपलब्ध कराए। आम लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगा सके, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम नाम से सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुरु यानी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला, बच्चे को नैतिकता, ईमानदारी, दया और नम्रता के रास्ते पर स्थापित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाती है, क्योंकि उनके जैसा कोई और बच्चों को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है? हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर S. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। सन 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। इसके बजाय उन्होंने समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि इस साल 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सौर मिशन पर निकले आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नई जानकारी दी है। इसरो ने दूसरी बार आदित्य L1 की कक्षा को बदल दिया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आदित्य L1 सूर्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्या है इस मिशन का लक्ष्य? कितने समय की आयु है आदित्य L1 की? इसरो ने सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसके लॉन्चिंग के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि आदित्य L1 ने दूसरी बार अपनी कक्षा सफलतापूर्वक बदल ली है। आगे कहा गया कि आदित्य L1 के कक्षा बदलने के ऑपरेशन के दौरान बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में सैटेलाइट के जरिए इसकी ट्रैकिंग की गई। आदित्य L1 अब 245 किलोमीटर इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 किलोमीटर
इंटू 40,225 किलोमीटर में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की यह दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर अपना कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब 10 सितंबर 2023 को रात को 2:30 बजे तीसरी बार फिर आदित्य L1 की कक्षा बदली जाएगी। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 बेहद चुस्त दुरुस्त स्थिति में अपनी यात्रा कर रहा है। अभी वह 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर की रात होगी। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर पहुंच जाए यानी L1 तक पहुंच जाएगा, तब वह हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये एक हफ्ते तक चलने वाला फेस्टिवल है जिसमें लोग पारंपरिक नाच गाने का मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन अब यही फंस गए हैं। क्यों ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, क्या खास बातें हैं इस फेस्टिवल की? अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ इस कल्चरल फेस्ट का जश्न मनाने के लिए करीब 17,000 लोग इकट्ठा हुए, मगर जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वही हुआ। महज 24 घंटे के भीतर 2-3 दिन के बराबर बारिश हुई, जिससे रेगिस्तान का रेत कीचड़ में तब्दील हो गया। बर्निंग मैन फेस्टिवल की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस वक्त यहाँ केवल 80 लोग ही आए थे। फिर साल 1993 में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया और आज 17,000 तक पहुँच गया है। फेस्टिवल का नाम बर्निंग मैन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि फेस्टिवल के आखिर दिन यहाँ लोग अपनी बनाई कलाकृतियों को ही जला देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपनी बनाई चीजों को जलाने से इंसान के अंदर का अहंकार खत्म होता है। जो भी लोग फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं, उन्हें यहाँ अपने तरीके से रहने की आजादी होती है। उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसा इसलिए ताकि वो सही मायने में समझ सके कि आजादी आखिर क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।